So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, और मैंने एलोट्रोप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। तो वो सब तो हो गया। नाउ आज हम लोग आगे बढ़ते हैं टू सम मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट इसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, ठीक है। चलो वन बाय वन देखते हैं चीजों को। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना है इसको रिगार्डिंग CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो प्लीज पे अटेंशन केयरफुली। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम जानते हैं दैट दिस इज CO, और इससे हम लोग फेमिलियर भी हैं, कई बार हम लोग देख चुके हैं CO को। CO के बारे में अगर हम बात करें तो CO में जैसा मैंने बताया था, कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में कंबाइन करता है। कार्बन कंबाइंस इन द ग्राउंड स्टेट, मतलब ये कार्बन है, दिस इज 2s2 एंड दिस इज 2p। ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, और ये इस तरह से है, सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे है और ये इस तरह से है। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में कंबाइन करता है, एक ऑक्सीजन आता है और एक ऑक्सीजन आएगा। ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, बाकी दो क्या होते हैं, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि ये दोनों क्या कर लेते हैं, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं एक तरह से। सब एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, एक ऑर्बिटल कैसा खाली है ना, तो अगर एक ऑर्बिटल खाली हो, ये किसका, ये सेकंड पीरियड का है, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि सेकंड पीरियड के मेंबर्स को ऑक्टेट हमेशा पूरा होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर कर देगा। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा हमने देखा हुआ है कई बार, मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस तरह से और ये ऐसे, ठीक है। तो इसके हिसाब से कार्बन पे ये लोन पेयर आ गया और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर हो गया, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ CO, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ CO, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। और अगर हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो ये कार्बन कैसा है, कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। इफ यू टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, तो कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। क्लियर हुआ क्या, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये सिग्मा एक है और एक क्या है, लोन पेयर है, क्योंकि H कितना हो गया, H ऑफ कार्बन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस कितना, लोन पेयर। तो सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा हो गया एक, लोन पेयर हो गया एक, ये कितना हो गया, 2 हो गया। H ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब कार्बन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया। उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन हम निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के सिग्मा कितने हैं, एक ही सिग्मा है, और लोन पेयर कितने हैं, एक ही लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन भी क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑक्सीजन है, ठीक है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है, दिस इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है ये क्या है, ये एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बात समझे क्या, क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, पहले बॉन्ड पैरामीटर्स ही देख लो इसके। दिस इज कितना, 1.13 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 1.13 एंगस्ट्रॉम। एंड इसका ये पोलर मॉलिक्यूल है, CO जो होता है, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट इज वेरी स्मॉल, पोलर मॉलिक्यूल म्यू जो है वेरी स्मॉल, डाइपोल मोमेंट ऑफ CO इज वेरी स्मॉल। एंड हमें पता है दैट CO कैन एक्ट एज लाइगेंड, ये हमने पढ़ा हुआ है, कैन एक्ट एज पाई एसिड लाइगेंड, मैंने पढ़ाया हुआ है ये, समझे क्या, कैन एक्ट एज अ पाई एसिड लाइगेंड CO। बात समझे क्या, क्लियर हुआ, समझ में आई क्या बात। तो ये चीज है। चलो अब हम लोग इसमें आगे आते हैं। तो ये देख लो एक बार,
वैसे इसमें कुछ नई बातें नहीं बताई हैं, सारी बातें का डिस्कशन हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। तो फटाफट से इसको देखते हैं एक बार हम लोग कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की, तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, दो ऑक्साइड ऑफ कार्बन तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एक CO है और एक CO2 है। तो चलो पहले ऑक्साइड ऑफ कार्बन लिखा हुआ है यहीं पे, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन लिखा हुआ है। तो पहले जो दो ऑक्साइड्स है कार्बन के वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक CO हो गया और एक CO2 हो गया, ठीक है। एक हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक हो गया CO, ठीक है। इसके अलावा कुछ लेस स्टेबल ऑक्साइड्स भी होते हैं कार्बन के, इसके अलावा देयर आर सम लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ऑल्सो, समझे क्या? देयर आर सम लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ऑल्सो। तो व्हाट आर दोस लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन? तो लेस स्टेबल, ये भी देख लो एक बार, लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो वो लेस स्टेबल ऑक्साइड्स क्या हो गए? C3O2। C3O2 ये क्या है? ये है कार्बन सब ऑक्साइड, करेंगे ना। C3O2 क्या है? कार्बन सब ऑक्साइड है। और इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग रिडॉक्स पढ़ रहे थे तो इसका स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को बताया हुआ था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। उसी तरह से मतलब C5O2, ठीक है ना, उसी तरह से जैसे C12O9, तो C5O2 भी हम ऐसे बना सकते हैं, किस तरह से? 5 के 5 कार्बन एक साथ ऐसे लगा दो, ये ऐसा हो गया, ये C5O2 हो गया। तो ये सब कैसे हैं? ये सब लेस स्टेबल, ऑल दीज आर द लेस स्टेबल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। स्टेबल ऑक्साइड्स कौन कौन से? स्टेबल ऑक्साइड है कार्बन के कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो सब चलो पहले इसमें देखते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा यहाँ पे। तो किस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड मैन्युफैक्चर होता है, प्रिपेयर किया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन यील्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इनकम्प्लीट कंबशन। बर्निंग ऑफ कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इनकम्प्लीट कंबशन। बर्निंग ऑफ कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन का मतलब हो गया इनकम्प्लीट कंबशन। इट मीन्स इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है। तो अगर कार्बन का अगर हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन अगर हम लोग इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो C+½ ठीक है, तो ये क्या देगा? ये देगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कितना? हीट। जैसा हम जानते हैं कंबशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन है, समझे क्या? तो ये जो एयर या ऑक्सीजन है दिस इज इन द लिमिटेड सप्लाई, दिस इज इन द लिमिटेड सप्लाई, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है किसका? एयर या ऑक्सीजन का। तो वो क्या दिया उसने? उसने दिया हमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट तरीका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सी एसिड्स, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, समझे क्या? ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑन कमर्शियल स्केल, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इस पे। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द पैसेज ऑफ स्टीम ओवर हॉट कोक। सॉरी, ये तो नीचे आ गए हम लोग, हाँ सॉरी, ये नहीं, ये बाद में आएगा। पहले ऊपर वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। तो ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका। अभी मैं कुछ और तरीके बताऊंगा, इस वजह से मैंने नंबर किया इसको नंबर 1। देन ऑन स्मॉल स्केल प्योर CO is prepared by dehydration of formic acid with concentrated H2SO4 at 373 Kelvin। तो पहले इस चीज को ध्यान से समझ लो, इस चीज को ध्यान से समझ लो। सेकंड नंबर, पहली चीज CO के बनाने का सेकंड तरीका, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो होता है इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने ये बात पहले भी बताई है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है इट इज अ नथिंग बट इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब क्या? इट रिमूव्स केमिकली कंबाइंड वाटर, मतलब केमिकल बॉन्ड्स में से H2O निकाल लेगा,
इट रिमूव्स केमिकली कंबाइंड वाटर। ड्राइंग एजेंट क्या होता है, मैंने बताया, जो बस मॉइस्चर को रिमूव करता है। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो केमिकली कंबाइंड वाटर को रिमूव करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन ऑफ जैसे सपोज करो कि डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड HCOOH, अगर हमने HCOOH का डिहाइड्रेशन किया तो वो क्या बनेगा, सीधी बात, हमारे पास अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें C डबल बॉन्ड O एंड OH, समझे क्या। तो इसको अगर हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ये हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड एट कितना बोला है बुक में 373 केल्विन बोला है। तो जो केमिकली कंबाइंड वाटर है वो क्या होगा, वो रिमूव हो जाएगा। केमिकली कंबाइंड वाटर विल बी रिमूव, मतलब क्या, ये H और ये OH क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये क्या दे देगा, बचेगा क्या, CO बचेगा हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस दिस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO, समझे क्या, राइट। ये पहला तरीका। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द डिहाइड्रेशन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ oxalic acid. It can also be obtained by dehydration of what? Oxalic acid. चलो देखते हैं ऑक्सैलिक एसिड के डिहाइड्रेशन से ये किस तरह से मिलेगा। तो ऑक्सैलिक एसिड के डिहाइड्रेशन को अगर हमने किया तो ये किस तरह से आएगा, C डबल बॉन्ड O OH, उसी तरह से यहां पे भी क्या हो गया, C डबल ऑक्सी एसिड्स, समझे क्या। सेकेंड, थर्ड तरीका क्या हो गया, थर्ड तरीका हो गया, ये पहला तरीका था बाय पार्शियल कंबशन ऑफ कार्बन या कंबशन ऑफ कार्बन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसी तरह से तीसरा तरीका क्या हो गया, तीसरा तरीका हो गया रिडक्शन ऑफ CO2, तीसरा तरीका हो गया रिडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। तो CO2 का रेड हॉट, दिस इज रेड हॉट, समझे क्या। तो ये क्या देगा, ये देगा 2 टाइम्स ऑफ CO, समझे क्या। दिस विल गिव व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ CO। तो यहां पे जैसे हमें पता है बहुत सारे रिएक्शंस कंप्लीशन तक नहीं जाते हैं, गेटिंग ना, राइट। बहुत सारे रिएक्शंस इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं, तो हो सकता है कि यहां पे CO और CO2 का क्या आ जाए, मिक्सचर आ जाए।
ठीक है ना। तो अगर CO और CO2 का मिक्सचर आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ CO चाहिए। तो अगर हमें सिर्फ CO चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हाँ, तो यहां पे क्या करेंगे, दिस गिव्स व्हाट, दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, CO एज अ गैस एंड CO2 एज अ गैस। ठीक है, तो अगर CO एज अ गैस, CO2 एज अ गैस है, हमें क्या करना है कि CO2 को रिमूव करना है। तो दिस CO2 एट द एंड ऑफ रिएक्शन, एट एंड ऑफ रिएक्शन, एट एंड ऑफ रिएक्शन CO2 is, ये इंपॉर्टेंट है, removed by, CO2 is removed by absorbing it through what, absorbing it through this thing NaOH और KOH। NaOH कैसा है, बेस है ना, और CO2 कैसा है, एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो NaOH और KOH एब्जॉर्ब CO2, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, NaOH और KOH दे एब्जॉर्ब व्हाट, दे एब्जॉर्ब CO2। NaOH या KOH सीधे सीधे CO2 को क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब कर देते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से CO कैसे, CO को कौन एब्जॉर्ब करता है, CO इज एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अभी मैं आज ही बताऊंगा कि किस तरह से ये क्यों एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, समझे क्या, क्लियर ना। तो दिस CO इज एब्जॉर्ब बाय व्हाट, दिस इज CO इज एब्जॉर्ब बाय क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। दिस CO इज एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनिकल मतलब अमोनिया के साथ, अमोनिकल मतलब अमोनिया के साथ, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। CO is absorbed by ammonical cuprous chloride solution and CO2 is absorbed by NaOH या KOH। ठीक है, so by reduction of CO2, ये एक तरीका हो गया। उसी तरह से दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया CO2 के रिडक्शन का। हम लोग जानते हैं मेटल्स कैसे होते हैं, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो एलिंगम डायग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो तुम एलिंगम डायग्राम को ऑब्जर्व कर सकते हो, तुमने पढ़ा हुआ है। अगर तुम एलिंगम डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे, उसको ऑब्जर्व करने पे तुम ये देखोगे कि एनी मेटल जिसका एलिंगम डायग्राम प्लॉट CO2 के प्लॉट से नीचे है, वो आराम से क्या करेगा, वो आराम से CO2 को रिड्यूस कर देगा, किसमें, CO में। ठीक है ना, राइट, वो आराम से CO2 को रिड्यूस कर देगा, किसमें, CO में। तो एक तरीका ये हो गया CO2 को रिड्यूस करने का, समझेगा, क्लियर ना, राइट। सो दिस इज द थिंग। उसके बाद तो ये क्या था, ये तीसरा तरीका था रिडक्शन ऑफ CO2। CO को ऑब्टेन करने का, CO को ऑब्टेन करने का चौथा तरीका क्या हो गया, फोर्थ वे ऑफ ऑब्टेनिंग CO इज, फोर्थ मेथड, CO को ऑब्टेन करने का फोर्थ मेथड क्या है, फोर्थ मेथड है हीटिंग कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, या सीधे सीधे ये बोलो, हीटिंग ग्रुप 2 कार्बोनेट्स विद जिंक। तो सीधी बात, अगर हम ग्रुप 2 कार्बोनेट्स की बात करें तो ग्रुप 2 कार्बोनेट्स में क्या होता है, MCO3। तो M यहां पे क्या है, M यहां पे है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम। तो अगर हमने इसको हीट कर दिया तो हीट करने पर क्या देगा, ये देगा मेटल ऑक्साइड प्लस क्या, CO2, समझेगा। और अभी मैंने बताया इसको हम हीट कर रहे हैं विद जिंक के साथ हीट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो जिंक है ये CO2 के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या देगा, ZnO प्लस CO, समझे क्या। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा कि ग्रुप 2 के मेटल कार्बोनेट्स MCO3 प्लस Zn, दिस गिव्स मेटल ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 प्लस ZnO प्लस CO, CO गैस इज ऑब्टेन। ठीक है,
और ये मैंने बता दिया कि ये जो M है, ये जो M है, M बिलोंग्स टू मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. Getting ना? Right. So this belongs to magnesium, calcium, strontium and barium. ठीक है? Getting ना? So this is another method of obtaining what? This is another method of obtaining CO. Right. अभी उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जो स्टोइकियोमेट्री में भी पूछ लेते हैं. अगला वाला जो मैं बता रहा हूं, दिस इज पॉइंट नंबर 5. फिफ्थ मेथड टू प्रिपेयर व्हाट? CO. फिफ्थ मेथड टू प्रिपेयर CO. अभी तक के मेथड्स बहुत आसान थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टोइकियोमेट्री में भी पूछ लेते हैं. दूसरा तरीका, पांचवा तरीका है CO को ऑब्टेन करने का. उसमें क्या है, उसमें क्या किया जाता है? सीधी बात, क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि बाय हीटिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये पूछते हैं स्टोइकियोमेट्री में भी, बाय हीटिंग पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, K4FeCN6. This is, we all know, potassium ferrocyanide with क्या? Conc H2SO4. पोटेशियम फेरोसाइनाइड को हीट करो विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो अगर हम इसको विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाएगा तो एक्चुअली में ये क्या होगा, ध्यान से देखना किस तरह से रिएक्शन हो रहा है. स्टोइकियोमेट्री में भी पूछते हैं. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है K4FeCN6 प्लस क्या? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो ये हुआ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. समझे क्या? तो ये क्या देगा? ये देगा 3 टाइम्स ऑफ K2SO4 प्लस क्या चीज, यहां पे आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है. तो यहां पे क्या आएगा? FeSO4 ही आएगा. समझे क्या? राइट. FeSO4 बैलेंस, सॉरी 2 टाइम्स है, यहां पे 4 है ना, K4 है ना, तो 3 नहीं आएगा ना, ये क्या आएगा? 2 टाइम्स आएगा ना, बिकॉज पोटेशियम 4 है. FeSO4 प्लस कितना? HCN. समझे क्या? तो यहां पे सल्फेट कितने हो गए? 4, सॉरी 2 सल्फेट यहां से, 1 सल्फेट यहां से, टोटल कितने हो गए? 3 सल्फेट हो गए. ठीक है. अच्छा, और हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए 6. CN पे कितने? 6. तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ HCN. ठीक है. अब ये जो HCN आया है, ये जो HCN आया है, दिस HCN अंडरगोज, ये जो HCN आया है, this HCN combines with water and this will give formic acid. अभी अब इसके आगे का तुम समझे होगे. ये पानी के साथ कंबाइन करेगा एंड ये क्या देगा? ये देगा फॉर्मिक एसिड प्लस क्या? अमोनिया. HCN combines with water gives formic acid and ammonia. अब ये जो फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड जो है, अभी ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मिक एसिड में क्या होता है. फॉर्मिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ Conc H2SO4 at 373 केल्विन, ये क्या देगा? ये देगा H2O प्लस CO. समझे क्या? तो ये यहां से CO आ गया, मतलब ये विद इन द रिएक्शन क्या बना? फॉर्मिक एसिड बना. एंड उसके बाद अमोनिया प्लस क्या चीज? H2SO4. 2 अमोनिया प्लस H2SO4, ये क्या देगा? ये देगा अमोनियम सल्फेट. समझेगा? तो यहां से अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, इफ यू जस्ट राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन, तो अगर तुम ओवरऑल रिएक्शन लिखने जाओगे, यहां पे कितने HCN आए थे? 6 HCN आए थे. तो यहां पे क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 6 से. ठीक है. उसी तरह से यहां पे भी इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 6 से, क्योंकि फॉर्मिक एसिड 6 हो गए ना, और अमोनिया कितने हो गए? 6 हो गए. तो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे? 3 से. ठीक है. तो अगर तुम ऐसा ये ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे, तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हें क्या आ जाएगा? यू विल गेट द ओवरऑल रिएक्शन एज K4FeCN6, K4FeCN6 प्लस H2SO4 कितने हो गए? H2SO4 कितने हो गए? ये 3 H2SO4 यहां पे और 3 H2SO4 यहां पे, कितने हो गए? 6 H2SO4 हो गए. प्लस वाटर HCN
प्लस वाटर क्या दे रहा था, फॉर्मिक एसिड प्लस अमोनिया दे रहा था, तो वाटर कितना हो गया, 6 वाटर हो गया, प्लस कितना 6 वाटर, समझे क्या, राइट। तो ये क्या दे देगा हमें, ये दे देगा हमें 2K2SO4 प्लस FeSO4 प्लस कितना 6 HCl, 6 HCl, HCl यहां से क्या हो जाएगा, ये HCl HCl यहां से ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, फॉर्मिक एसिड यहां से ऐसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी H2O 6 H2O यहां पे आया, ठीक है ना, राइट। तो ये क्या दे देगा, दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल गिव अस 6CO, क्योंकि अभी हम जिसके प्रिपरेशन बात करें पहले वो लिखा जाएगा, प्लस कितना 3 टाइम्स ऑफ अमोनियम सल्फेट, और फिर तुम बाकी चीजों को ऐसे ऐड कर सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ K2SO4 प्लस कितना FeSO4, समझे क्या, क्लियर हुआ ना, राइट। तो ये इस तरह से है। तो ये लास्ट वाला तरीका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू ऑब्टेन CO फ्रॉम K4FeCN6 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहां पे जो H2SO4 है ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है, ये स्टोइकियोमेट्री में भी पूछ लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री के फॉर्म में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट तरीका है, हाउ टू ऑब्टेन CO फ्रॉम K4FeCN6 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आई होप सो ये बात क्लियर हुई होगी, समझे क्या। अभी वापस आते हैं एनसीईआरटी में। अभी उसके बाद क्या कह रहे हैं, कमर्शियल स्केल में इसको कैसे बनाया जाता है। कमर्शियल स्केल में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। तो ये तो हमने हाइड्रोजन में ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने बताया था, वाटर गैस के बारे में बताया था, प्रोड्यूसर गैस के बारे में बताया था, ठीक है। तो देखो जरा, ऑन कमर्शियल स्केल हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय पैसेज ऑफ स्टीम over hot coke. The mixture of CO and H2 thus produces known as water gas or synthesis gas or syn gas. मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कोक के ऊपर स्टीम पास कर दोगे एट 200 डिग्री सेल्सियस से दिस मच टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या आ जाएगा, CO and H2 equimolar mixture of CO and H2 in the molar ratio 1:1 mole ratio. Equimolar mixture of CO and H2 को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। दूसरी बात अगर एयर इज पास्ड व्हेन एयर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्टीम, स्टीम के बदले, जैसे हमने यहां पे क्या यूज किया, हमने यहां पे स्टीम यूज किया है, स्टीम के बदले हम क्या यूज करें, एयर यूज कर लेंगे, देन वी गेट अ मिक्सचर ऑफ CO and N2 व्हिच इज नोन एज व्हाट, प्रोड्यूसर गैस। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोक प्लस कितना एयर, एयर की अगर हम बात करेंगे तो एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर इन द रेशियो कितना 1:4 ना, क्योंकि एयर में क्या होता है, एयर में 20% ऑक्सीजन होता है, 80% ऑलमोस्ट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इस वजह से इसको क्या किया गया है, एयर, दिस इज एयर, ऑक्सीजन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इज टू नाइट्रोजन इन द रेशियो 1:4। बात समझे क्या, at 1273 केल्विन। तो ये क्या देगा, दिस विल गिव अस अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो CO प्लस नाइट्रोजन इज नोन एज प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। एंड प्रोड्यूसर गैस में तुम इसको देख लो एक बार अच्छे से, प्रोड्यूसर गैस में एक बार देख लो, प्रोड्यूसर गैस में CO क्या है, 2CO प्लस कितना 4N2 आया है, मतलब इन द रेशियो कितना 1:2। 1 किसके लिए, CO के लिए, 2 किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। दिस इज नोन एज व्हाट, प्रोड्यूसर गैस, समझेगा, क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो ये चीज है, क्लियर हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब ये देख सकते हैं क्या लिखा है कि वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस आर यूज्ड एज फ्यूल्स। Carbon monoxide in the water gas, carbon monoxide which is there in the water gas or producer gas can undergo further combustion forming carbon dioxide with the liberation of heat. Obvious है, कार्बन मोनोऑक्साइड आया है तो हम लोग इसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में फिर से हीट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंबशन हो जाएगा और वो क्या दे देगा, वो दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन करा दोगे तो क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। नाउ अब क्या कह रहे हैं, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, अब ये प्रॉपर्टीज की बात आ गई। प्रॉपर्टीज की अगर बात आ गई तो पहले मैं इससे पढ़ देता हूं, फिर देखता हूं कुछ प्रॉपर्टी मिस हुआ होगा तो बता दूंगा। तो अब इससे क्वेश्चन आया है इस बार, तो देखो ध्यान से, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस
odorless एंड ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल गैस। यहां पे जनरली कंफ्यूजन होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई ऑर्डर होता है क्या। लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब कभी मान लो हम लोग बाहर निकलते हैं, कहीं पे आग लगी होती है, कहीं पे या कुछ गार्बेज जल रहा होता है, तो उनको एक ऐसा सफोकेटिंग सा ऑर्डर आता है और सबको ऐसा लगता है कि वो जो सफोकेटिंग ऑर्डर होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस, odorless एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल। इसमें लिखा है ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल, इसका मतलब हुआ इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इसमें लिखा है ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल, मतलब क्या हुआ, इट इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो अगर हम बात करें यहां से CO से जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO की अगर हम बात करेंगे तो पहली बात, CO खुद एक कलरलेस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है खुद जो है ये एक क्या है, कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है। ये जो है खुद एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है। बात समझे क्या, ओडरलेस गैस, राइट। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सब पूछते हैं और यही प्रॉपर्टी जनरली याद नहीं रहते और मार्क्स जाते हैं। इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और ये कहो कि स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल। कंप्लीटली इनसॉल्युबल तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, समझे क्या, इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। बात समझे क्या। उसके बाद दूसरी चीज जो यहां पे इंपॉर्टेंट है दैट कि इट इज अ कंबस्टिबल गैस। ये भी पूछा जाता है, इट इज अ कंबस्टिबल गैस, कंबस्टिबल गैस बट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। कंबस्टिबल गैस मतलब क्या, CO कैन बर्न इन, CO कैन बर्न इन ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन मतलब क्या, CO प्लस हाफ O2 क्या देगा, CO2 देगा, एंड दिस CO बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम। दिस CO बर्न्स विद अ, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये खुद एक कंबस्टिबल गैस है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसमें आग लग सकती है, इस गैस में आग लग सकती है, इट इज कंबस्टिबल गैस, समझे क्या। बट दिस गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन, मतलब जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग किसी भी चीज को जला सकते हैं, मतलब क्या, ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में हम किसी भी चीज को जला नहीं सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ये कहा जाता है कि खुद एक कंबस्टिबल गैस है, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ये कंबशन सपोर्ट नहीं करती है ये गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दिस डज नॉट सपोर्ट कंबशन, समझे क्या। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जनरली पूछा जाता है, हमें पता है मोलर मास ऑफ CO इज रफली इक्वल टू मोलर मास ऑफ एयर। मोलर मास ऑफ CO कितना होता है, मोलर मास ऑफ CO है कितना, 28, विच इज रफली इक्वल टू मोलर मास ऑफ एयर कितना हो गया, 28.8। जब हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, हमने मोलर मास ऑफ एयर निकाला था यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट, एवरेज मोलर मास। देयरफॉर वेपर डेंसिटी ऑफ CO which is equal to molar mass by 2 कितना 14 is roughly equal to vapor density of air which is कितना 14.4, मतलब vapor density of CO is roughly equal to vapor density of air, समझे क्या, क्लियर हो गया, राइट। देन उसके बाद हाँ, जैसा मैंने बताया इट इज स्टेबल टूवर्ड्स हीट, इट इज स्टेबल टूवर्ड्स हीट, इसको जलाओगे थर्मली डिकम्पोज नहीं होता है, डज नॉट डिकम्पोजेस थर्मली, समझे क्या। एंड इट इज अ न्यूट्रल गैस, इट इज अ न्यूट्रल गैस, न्यूट्रल ऑक्साइड ऑफ कार्बन या और गैस, न्यूट्रल गैस, समझे क्या, राइट। अभी बाकी जो चीजें हैं, बाकी चीजें लिखी हुई हैं बुक में,
रिगार्डिंग इसका पॉइजनस नेचर एंड ऑल। ठीक है, तो एक बार ये प्रॉपर्टीज देख लो, एक बार इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो जस्ट लुक एट दीज प्रॉपर्टीज। तो ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अभी बाकी रिड्यूसिंग नेचर एंड दिस थिंग, रिड्यूसिंग नेचर एंड क्या कहते हैं, पॉइजनस नेचर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि ये जो है इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। CO इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। CO पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि CO में, ठीक है चलो, इट इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स अदर देन दोज ऑफ alkali and alkaline earth metals, aluminium and few transition metals। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है किसमें? मेटलर्जी में। प्रॉपर्टी ऑलरेडी इन मेटलर्जी एलिंगम डायग्राम, समझे क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सब मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है एक्सेप्ट मेटल ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2, एल्यूमिनियम एंड फ्यू ट्रांजिशन मेटल्स, समझे क्या? तो वही कह रहे हैं कि दिस प्रॉपर्टी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है लिंगम डायग्राम में, हमने देखा था कि CO इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, समझेगा? और इनफैक्ट जब हमने आयरन का एक्सट्रैक्शन पढ़ा था उसमें भी देखा था कि CO इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ Fe2O3, समझे क्या? तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ CO इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड ओर्स, जैसे Fe2O3 plus CO gives what? Iron plus CO2 and ZnO plus CO gives what? Zn and zinc plus CO2। ठीक है, तो ये चीज मैंने तुम्हें पढ़ा रखी है ऑलरेडी। किसमें? ये चीज मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड इन मेटलर्जी। और मैंने मेटलर्जी रिवाइज करना, मैंने बताया था कि कोक और CO को अलग अलग टेम्परेचर के बेसिस पे चूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। वन इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट लो टेम्परेचर व्हाइल अदर इज अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, तो इस चीज को देख लेना एक बार अच्छे से। ठीक है, राइट, सो इट इज यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे PbO, लेड के एक्सट्रैक्शन में PbO plus CO, दिस गिव्स Pb plus CO। ठीक है, अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, देयर आर फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसी में हम लोग ऐड कर सकते हैं। रिडक्शन में ही रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ CO में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि फिजिकल में क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ CO। पहला तो रिएक्शन गिवन इन NCERT जो मैंने अभी पढ़ाया, एक तो वो है। ठीक है, दूसरा जो है CO रिड्यूसेस, शायद कि मैंने पहले बताया है, I2O5 to I2। CO reduces I2O5 to I2, therefore CO is used। ये वाला रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री में पूछा जाता है। CO is used for क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्योंकि रिडक्शन हो गया ना, मतलब हम लोग इसमें क्या स्टोइकियोमेट्री लगा सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगा सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑफ व्हाट? आयोडीन, समझे क्या? तो किस तरह से होगा ये किस तरह से होगा? ये हमारे पास है I2O5 प्लस क्या? CO, समझे क्या? वी हैव I2O5 प्लस CO, so this gives I2 प्लस कितना? 5CO2, समझे क्या? तो यहां से ये चीज जो है, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है CO में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ पे CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +4 हो गया। आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? +5 है, यहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है, चलो ये ओवरऑल रिएक्शन है, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। इसको अगर हम अलग अलग लिखते हैं, इसको अगर हम अलग अलग लिखें तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या है हमारे पास? रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ
I2O5, चलो सीधा ही लिख देता हूं, I2O5 प्लस कितना, एक आयोडीन +5 से 0 में जा रहा है, तो 2 आयोडीन है ना, तो कितना हो गया +10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या I2, ठीक है। एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया अपने पास, ऑक्सीडेशन HR क्या हो गया, ऑक्सीडेशन HR हो गया हमारे पास CO, कार्बन यहाँ पे कितना है +2 है, गिव्स क्या CO2, ये कितना हो गया +4 हो गया, प्लस कितने 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 है यहाँ पे 2 है, इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई कराया किससे 5 से मल्टीप्लाई कराया। तो अगर यहां से देखा जाए n फैक्टर ऑफ I2O5, अगर हम यहां से देखते हैं n फैक्टर ऑफ I2O5 इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ I2 इज इक्वल टू कितना 10, समझे क्या। और यहां पे n फैक्टर ऑफ CO इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ CO2 कितना हो गया 2 हो गया, समझे क्या। तो हम लोग इसको यहां से यूज कर सकते हैं सीधा सीधा, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2O5 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ कितना, मैंने सिखाया ना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, मैंने सिखाया था कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2O5 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2 विल बी इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO विल बी इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO2। समझे क्या, इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO2, ये मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अभी इसके बाद इसमें और भी ऐसा पूछ सकते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ पे जो I2 इवॉल्व हुआ है, इस वाले I2 को हम लोग आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से कि पहला रिएक्शन क्या दिया, पहला रिएक्शन है I2O5, ये स्टोइकियोमेट्री में यूज होता है, प्लस खास करके एडवांस वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, उनके में ऐसा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा सकता है, नीट में ही क्वेश्चन पार्ट्स में पूछा जा सकता है, मतलब रिएक्शन के हिसाब से 5CO मतलब इट इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ I2O5, क्या देगा ये देगा I2 प्लस कितना 5 टाइम्स ऑफ CO2, एंड ये वाला जो I2 आया है यही वाला I2 इवॉल्व्ड इन फर्स्ट रिएक्शन, दिस I2 इज यूज्ड इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन टू एस्टिमेट जैसे Na2S2O3, समझे क्या, गेटिंग ना। तो किस तरह से, जैसे यही सेम I2 क्या हो जाएगा, ये कैसे यूज हो जाएगा, Na2S2O3 प्लस क्या I2, ये क्या दे देगा, ये 2 टाइम्स लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा सोडियम टेट्राथायनेट Na2S4O6 प्लस कितना 2 टाइम्स ऑफ NaI, इस तरह से, समझे क्या। तो जितने मोल्स I2 के यहां पे उतने मोल्स I2 के यहां पे, बात समझे क्या, राइट। एंड देन हम लोग यहां से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि सोडियम Na2S2O3 का n फैक्टर कितना है, इसका n फैक्टर 1 है, इस वाले रिएक्शन इसका n फैक्टर कितना है 2 है, तो यहां से हम लोग ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2, समझे क्या, गेटिंग ना, राइट। क्योंकि n फैक्टर I2 को दोनों जगह कैसा है, बराबर है ना, n फैक्टर यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंस यहाँ पे हैं वो उतने ग्राम इक्विवेलेंस, बिकॉज जितने मोल्स यहाँ पे उतने मोल्स यहाँ पे, n फैक्टर दोनों जगह सेम है, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंस यहाँ पे उतने ग्राम इक्विवेलेंस यहाँ पे, समझे क्या, राइट। तो दिस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2 कितना हो गया, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2 हो गया n फैक्टर 2 इंटू कितना मोल्स ऑफ I2, और ये मोल्स ऑफ I2 कहां से आए, ये मोल्स ऑफ I2 आए किससे, ये मोल्स ऑफ I2 आए पहले वाले रिएक्शन से, पहले वाले रिएक्शन से आए, ठीक है। सो इसको हम लोग और क्या इक्वेट कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO, समझे क्या, फ्रॉम द, क्योंकि ये वाला रिलेशन किसमें था, ये वाला रिलेशन पहले वाले इक्वेशन में था, और ये वाला रिलेशन किसमें, सेकंड वाले इक्वेशन में। तो हो सकता है हमें ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO ना दिया हो, हमें बस दिया गया हो हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO इज यूज्ड टू ऑब्टेन दीस मेनी मोल्स ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, समझे क्या, इस तरह से। एनीवेज ये सबका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से इट इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, इट इज यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ
क्या चीज? इट इज यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ आयोडीन, CO। तो ये वाला रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CO reduces I2O5 into iodine, therefore CO is used for the quantitative estimation of iodine. So this reaction is highly important, very important reaction. This is a very important reaction, ठीक है। इसका एप्लीकेशन होता है स्टोइकियोमेट्री में, समझे क्या? मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? राइट। तो चलो एक मैं इसके बेसिस पे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ऐसे ही मैंने सिंपल से एक क्वेश्चन बना देते हैं। सपोज करो 2 moles ऑफ I2O5, 2 moles of CO reduce certain moles of I2O5 find moles of I2 obtained, पहली चीज। दूसरा, above moles of I2, above I2 is passed through, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना, is passed through what? Na2H2O3, sodium thiosulfate, sodium thiosulfate के कितने? X moles, समझे क्या? फाइंड X and moles of Na2 H4O6 obtained। इस तरह से ये कहा जा रहा है। बात समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे क्या कह रहे हैं? पहला रिएक्शन क्या होगा? पहला रिएक्शन होगा CO प्लस 5 times of CO प्लस I2O5 gives what? I2 प्लस कितना? 5 times of CO2। तो सीधी बात हम ऐसे बोल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ क्या? CO इज इक्वल टू कितना? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2O5। मैंने बताया था ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स। उसी तरह से मैंने बताया था ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑल द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स। बात समझे क्या? तो एक बार ये स्टोइकियोमेट्री को रिवाइज करना, जो मैंने स्टार्टिंग में 11th के क्लास में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, जिसका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है CO का। CO इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑल ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स। ये चीज सिखाई थी। उसी तरह से मैंने बताया था ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन, किसका रिडक्शन हो रहा है? I2O5 का, इज इक्वल टू समेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑल रिडक्शन प्रोडक्ट्स। रिडक्शन रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे? तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो रिडक्शन प्रोडक्ट यहां पे क्या है? रिडक्शन प्रोडक्ट यहां पे है I2O5 से रिडक्शन हुआ तो क्या आया? I2 आया। और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यहां पे क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है यहां पे CO2। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम क्या बोल देंगे? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2O5। क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2O5 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2, तो इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2। तो I2O5 के बारे में बात कर नहीं रहे, हमसे पूछ रहे मोल्स ऑफ I2 कितना आया। तो n फैक्टर इनटू मोल्स ऑफ CO
इज इक्वल टू कितना, n फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ I2, हमसे सीधे सीधे मोल्स ऑफ I2 कह रहे हैं ना, तो n फैक्टर ऑफ CO कितना है, 2 है, मोल्स ऑफ CO कितना है, 2 है, इज इक्वल टू n फैक्टर ऑफ I2 कितना है, 10 है, हमने देखा अभी इक्वेशन लिखा, इंटू कितना, मोल्स ऑफ I2, तो यहां से सीधे सीधे हमारे पास मोल्स ऑफ I2 कितना आ जाएगा, हमारे पास मोल्स ऑफ I2 आ जाएगा 2 इंटू 2 4/10, तो 4/10 हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.4, तो मोल्स ऑफ I2 आ गया हमारे पास 0.4। अब क्या कह रहे हैं, अब इस वाले रिएक्शन में जो I2 आया है, दिस I2 इज पास थ्रू, मतलब यहां पे जितने मोल्स आए, ऑल दीज मोल्स आर पास थ्रू व्हाट, Na2H2O3, कितने x मोल्स, तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट x एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोल्स ऑफ टेट्राथायोनेट ऑक्टेन। तो ये जो I2 है Na2H2O3 प्लस क्या I2, तो ये क्या देगा, ये 2 टाइम्स है, तो ये क्या देगा, Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस कितना, 2 टाइम्स ऑफ NaI। तो अगर तुम यहां पे देखो I2 से कितना हो गया, यहां पे देखो ये क्या है, ये रिडक्शन है ना, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, यहां पे भी I2 का n फैक्टर कितना है, I2 के मोल्स हैं 0.4 और I2 का n फैक्टर कितना है, 2 है, थायोसल्फेट का n फैक्टर कितना है, 1 है, समझे क्या, राइट। तो सीधा सीधा हम यहां से क्या कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2H2O3 इज इक्वल टू कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ I2, n फैक्टर कितना है इसका, Na2H2O3 का n फैक्टर कितना है, 1 इंटू मोल्स कितने हैं x, इज इक्वल टू इसका n फैक्टर कितना है, 2 इंटू मोल्स कितने हैं 0.4, तो x कितना आ गया, x आ गया 0.8, तो these are what, these are moles of Na2H2O3। सिंपल सा एग्जांपल लेके बताया मैंने, समझा गया, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक्स देख लो, 2 मोल्स ऑफ Na2H2O3 गिव व्हाट, 1 मोल ऑफ Na2S4O6, समझा गया, तो पॉइंट मतलब 1 मोल गिव्स हाफ मोल, तो फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री सीधा सीधा बोल सकते हैं कि फ्रॉम स्टोइकियोमेट्री मोल्स ऑफ Na2S4O6 कितना हो गया, 0.4 हो गया, सीधा सीधा स्टोइकियोमेट्री से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, तो हम लोग बात करें किसकी, रिडक्शन रिएक्शन की, तो ये रिडक्शन रिएक्शंस में इतना सारा डिस्कशन हो गया कि पहला जो मैंने बताया, पहला तो जितना एनसीईआरटी ने दिया उतना, फिर दूसरा CO रिड्यूसेस I2O5 टू I2, ठीक है, फिर तीसरा जो है, अभी पता नहीं तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मगर मैं बता देता हूं, दिस तीसरा जो है, इट रिड्यूसेस फेलिंग्स सोल्यूशन आल्सो, तो ये देख लो, इट रिड्यूसेस, CO रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन में जो Cu+2 होता है उसको रिड्यूस करता है, इट रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन में जो Cu+2 है, फेलिंग सोल्यूशन में जो Cu+2 है, दैट इज रिड्यूस्ड बाय CO and this forms what, Cu2O plus H2O plus CO, तो CO reduces what, CO reduces Felling's solution also, ठीक है। अभी वापस किताब में आते हैं, फिर एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो मैं बताता हूं CO के बारे में, ठीक है। चलो अब यहां पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर बारे में बता रहे, मैंने बता दिया, CO मॉलिक्यूल देयर इज 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, इस तरह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन कार्बन, CO मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ डोनर एंड रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स व्हेन हीटेड टू फॉर्म मेटल कार्बोनिल्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। देन अब ये इंपॉर्टेंट है, CO इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ CO अराइजेस, इसका पॉइजनस नेचर किस वजह से, द हाईली पॉइजनस नेचर ऑफ CO अराइजेस बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन। What is the complex with hemoglobin? Carboxy hemoglobin, because it forms a complex with hemoglobin which is about 300 times more stable than oxygen hemoglobin complex. This prevents hemoglobin in the red blood cells from carrying oxygen around the blood and ultimately resulting in death. मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन
इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसी तरह से CO प्लस हीमोग्लोबिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दिस विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। समझे क्या? अभी ये जो मैंने बताया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज 300 टाइम्स मोर स्टेबल दैन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में चले गए तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन भी इनहेल करेंगे, मगर क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो हमारे ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स बनने लगेगा और हम क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक आध चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे जनरली क्वेश्चन निकल सकता है, तो देख लो जरा। अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ अनसैचुरेशन इन CO, ये देखो जरा, अनसैचुरेशन, फिर एक क्वेश्चन कराता हूं इसमें से इंपॉर्टेंट। तो यहां पे है अनसैचुरेशन इन CO। तो पहली बात, CO जो है इट इज अ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल, हमें पता है इट इज अ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। क्यों? बिकॉज all four valencies of carbon are not satisfied, all the four valencies of carbon are not satisfied by क्या, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन मोनोऑक्साइड में चारों के चारों वैलेंसीज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इस वजह से कैसा है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन के पास जो है वेकेंट ऑर्बिटल है, समझेगा। और वेकेंट ऑर्बिटल को एक समय के लिए ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, मगर वो वेकेंट ऑर्बिटल को वो कार्बन यूज भी कर सकता है, समझेगा। देयरफॉर ड्यू टू अनसैचुरेटेड नेचर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इट फॉर्म्स क्या, एडिशन प्रोडक्ट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्स व्हाट, एडिशन प्रोडक्ट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड इट फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन, ड्यू टू unsaturated nature, due to unsaturated nature it forms addition products। अब ये देखो जरा, ये ध्यान से, ये एडिशन प्रोडक्ट्स कैसे फॉर्म करता है, जैसे CO है हमारे पास दो हाइड्रोजन के साथ, ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म व्हाट, दिस विल फॉर्म CH3OH, सीधा CO combines with hydrogen and it forms CH3 products। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए ZNO एंड टेम्परेचर चाहिए कितना, 150 से 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये सीधा क्या करेगा, ये एडिशन रिएक्शन है, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट। बात समझे क्या, राइट। क्योंकि अनसैचुरेटेड नेचर है, इसमें सारे के सारे बैलेंसेस सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं, तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि यहां पे CO फॉर्म्स एडिशन प्रोडक्ट्स ड्यू टू, ऐसा भी बोल सकते हैं लुईस एसिड नेचर, लुईस एसिड नेचर, लुईस एसिड बिहेवियर की वजह से भी ये ऐसा एडिशन प्रोडक्ट क्या कर सकता है, बना सकता है। उसी तरह से जैसे हम यहां पे देखें, जैसे हमारे पास है CO प्लस Cl2, तो ये सीधा क्या बनाता है, ये सीधा बनाता है COCl2। COCl2 को क्या बोलते हैं, COCl2 को बोलते हैं फॉस्जीन और वॉर गैस, दिस इज फॉस्जीन और वॉर गैस, ये भी सीधा क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है। एडिशन प्रोडक्ट कौन बनाते हैं, जो लुईस एसिड्स होते हैं ना, अनसैचुरेटेड है, समझेगा। इट इज नोन एज फॉस्जीन और वॉर गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कैम्फर इन द, ये इंपॉर्टेंट, अभी इसमें एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट आएगा,
उसी तरह से इसका COCl2 का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। COCl2 का स्ट्रक्चर जो ऐसा रहेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ COCl2 फॉस्जीन ऑफ ऑर्गेस। उसी तरह से ये जैसे ये हो गया पहला, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। उसी तरह से अगर हम तीसरा रिएक्शन लिखते हैं CO प्लस सल्फर, सल्फर के साथ भी ये सीधे सीधे एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, बस हीट कर दो, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कार्बोनिल सल्फाइड। मतलब इस तरह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो यहां क्या है C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड S। इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने कार्बोनिल सल्फाइड, इसको कहा कार्बोनिल सल्फाइड, इसको कहा गया कार्बोनिल सल्फाइड। समझे क्या? अब अगला वाला रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे कुछ लोगों को ऐसा डाउट आ जाता है, CO प्लस NaOH, तो जब ये रिएक्शन दिखता है, दिस रिएक्शन अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस अकर्स एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, तो कई सारे लोगों को जब ये रिएक्शन दिखता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहां पे तो कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पे कुछ क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, सब लोग जानते हैं कि NaOH क्या है, NaOH एक बेस है, और CO को सब लोग जानते हैं कि CO कैसा है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। एवरीवन नोस कि CO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, NaOH कैसा बेस है। तो लोगों को लगता है यार ये रिएक्शन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। वो बात एकदम ठीक है कि न्यूट्रल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये एकदम सच है, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। मगर यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हो रहा है। या कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, सीधी बात, चलो पहले मैं ये बता देता हूं कि CO एक्चुअल चीज क्या है। एक्चुअल चीज ये है कि CO अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। एक्चुअल चीज तो ये है कि CO अंडरगोज व्हाट, एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन है, तुम यही चीज पढ़ो। CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, इसमें कोई डाउट नहीं है। CO अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। एडिशन रिएक्शन मतलब के बस ऐड हो जाएगा, फॉर्मूला में जाके बस ऐड हो जाएगा। तो अगर फॉर्मूला में जाके बस ऐड हो गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCOONA, मतलब क्या, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। समझे क्या? ये एडिशन रिएक्शन है, समझे क्या? तो अच्छा, अभी कुछ लोगों का मानना ये भी है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दैट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस वाले रिएक्शन में at high temperature and pressure in this reaction CO acts as acid, जबकि CO कैसा, न्यूट्रल है। तो ये कह सकते हैं CO is acting as a, इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, it is acting as a Lewis acid, ऐसा, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, so it is acting as a Lewis acid। इस तरह से हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो एक्ट्स एज एसिड, इसको कर दो क्या, लुइस एसिड। बाकी अदरवाइज CO कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। CO इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, इस बात को ध्यान रखो। बस इस वाले रिएक्शन में क्या हो गया, क्योंकि देख सकते हो कि CO प्लस NaOH, एक तरह से हमें एसिड बेस रिएक्शन ही दिख रहा है, क्योंकि क्या आ गया, सॉल्ट आ गया है कि नहीं। तो एक तरह से हमको एसिड बेस रिएक्शन ही जैसा दिख रहा है। तो इस वजह से एक्चुअल क्या है कि CO अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो CO प्लस NaOH क्या कह रहा है, CO प्लस NaOH क्या देगा, CO प्लस NaOH देगा हमें सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इस वाले रिएक्शन के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पहले एक क्वेश्चन बता देता हूं, एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। वेट, लेट मी जस्ट ओपन द क्वेश्चन। वेट, जैसे यहां पे, हाँ रुको बस एक सेकेंड, चलो एक क्वेश्चन देता हूं इसके बेसिस पे, जो नंबर 4 लिखा ना इसके बेसिस पे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन क्या है, ए को क्या लिखा, ए को लिखा गैस, प्लस क्या, NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसने दिया B, ठीक है। फिर इस B को कर दिया हीट, B को कर दिया हीट,
तो इसने दिया क्या C, और C में डाल दिया हमने क्या H+, और इसने दे दिया क्या D। समझे क्या? अब ये जो B आया है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं क्या CaCl2, तो ये आया E। E क्या है? E जो है वो है व्हाइट प्रेसिपिटेट। E जो है वो क्या है? दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, दैट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और दिया गया है क्या, D and E decolorize acidified KMnO4, आइडेंटिफाई A2E। ये क्या है? आइडेंटिफाई A2E। समझ गया? तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि गैस है, गैस रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, ठीक है, और लास्ट में प्रोडक्ट आ रहे हैं D and E, और ये कह रहे हैं D and E जो है क्या कर रहे हैं, ये एसिडिफाइड KMnO4 को डीकलराइज कर रहे हैं। मतलब क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। D and E विल अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन विद व्हाट? एसिडिफाइड KMnO4। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो रही है यहां से, एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो मैंने अभी बताया, गैस प्लस NaOH एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ए क्या है? NaOH के साथ हाई टेम्परेचर प्रेशर कोई गैस रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या है? वो CO गैस है। समझेगा? एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेगा, तो किस तरह से कहा जाएगा? A, which is क्या? CO। CO reacts with NaOH, CO reacts with NaOH at high temperature and pressure. This reacts with NaOH at high temperature and pressure। तब जाके ये क्या देगा? ये देता है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये सोडियम फॉर्मेट क्या हो गया? ये हो गया B। समझे क्या? राइट। फिर क्या कहा जा रहा है कि ये जो सोडियम फॉर्मेट है, दिस सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड। अब ये मैंने हीटिंग इफेक्ट में पढ़ाया कि मैंने फॉर्मेट का हीटिंग रिएक्शन पढ़ाया था। मैंने कहा था कि मेटल फॉर्मेट्स को जब कभी भी हीट करते हैं तो हमको क्या आता है? मेटल कार्बोनेट आता है प्लस फॉर्मेल्डिहाइड आता है। मगर सोडियम फॉर्मेट का हीटिंग जो मैंने अलग से लिखाया था, उसका हीटिंग एकदम अलग था। तो सोडियम फॉर्मेट को जब हमने हीट किया तो सोडियम फॉर्मेट को हीट करने पर क्या देता है? सोडियम फॉर्मेट हीट करने पर देता है सोडियम ऑक्सिलेट। याद करो हीटिंग इफेक्ट, अगर नहीं याद आ रहा है तो हीटिंग इफेक्ट वाले नोट्स को रिवाइज करना। सोडियम फॉर्मेट को हीट करते हैं तो सोडियम ऑक्सिलेट आता है, Na2C2O4 प्लस क्या? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो यहां पे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सी कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, गैस कुछ नहीं दिया है तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो सोडियम ऑक्सिलेट प्लस क्या? सोडियम ऑक्सिलेट प्लस क्या? हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया C। अभी जो सोडियम ऑक्सिलेट है, सोडियम ऑक्सिलेट को इन द प्रेजेंस ऑफ H+ कर दो, तो सोडियम ऑक्सिलेट इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आ गया ना। आयनिक इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट के हिसाब से हमने क्या पढ़ा है? सोडियम ऑक्सिलेट Na2C2O4 का एक्वस सॉल्यूशन विल हैव व्हाट? 2Na प्लस क्या? ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन इज एन आयन ऑफ वीक एसिड। मतलब ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को अगर कहीं से भी H+ मिलेगा वो तो क्या करेगा? तुरंत लपक लेगा ना। तो क्या बन जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। समझे क्या? तो ऑक्सिलेट आयन प्लस H+ सीधा सीधा क्या कर देगा? ये बन जाएगा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। एंड दिस इज व्हाट? दिस इज क्या? D। समझेगा? और हमें पता है D जो है ऑक्सैलिक एसिड का रिएक्शन मैंने पढ़ा है किसके साथ? KMnO4 के साथ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? B। अब आए B में, B से नीचे एरो को गिराया है। अगर B से नीचे एरो को गिराया है तो क्या ये फॉर्मिक एसिड है? समझ? सोडियम फॉर्मेट है। सोडियम फॉर्मेट प्लस CaCl2, तो सोडियम फॉर्मेट प्लस CaCl2 क्या देगा? ये देगा कैल्शियम ऑक्सिलेट CaC2O4। CaC2O4 क्या है? ये है व्हाइट PPT। समझे क्या? प्लस क्या? प्लस NaCl है कि नहीं? गेटिंग ना? तो सॉरी, ये क्या आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा CaCl2 के साथ। हाँ ठीक है, देख लो जरा एक बार कि दिस थिंग विद CaCl2
वेट लेट मी जस्ट सी द क्वेश्चन, मैंने सही लिखा क्या क्वेश्चन जो है, जस्ट मिनट, लेट मी जस्ट वेरीफाई द क्वेश्चन। हाँ ठीक है, सोडियम फॉर्मेट प्लस CaCl2, ये क्या देता है, दिस गिव्स कैल्शियम ऑक्सिलेट, ये थोड़ा ध्यान रखो ठीक है ना, प्लस कितना 2 NaCl आ जाता है। दिस इज अ वाइट पीपीटी, दिस इज अ वाइट पीपीटी एंड ये क्या है, ये E है। अब हमें पता है D में भी क्या है, ऑक्सिलेट आयन है, E में भी क्या है, ऑक्सिलेट आयन है। तो ऑक्सिलेट आयन हमें पता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा MnO4 माइनस, ये कलर्ड होता है पर्पल, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या Mn+2, इसमें Mn+2 एक्ट्स एज एन ऑटो कैटलिस्ट, Mn+2 इज व्हाट, कलरलेस और लाइट पिंक, पढ़ाया हुआ है मैंने, कलरलेस और लाइट पिंक, समझे क्या। उसी तरह से ये क्या आ गया हमारे पास, ऑक्सिलेट आ गया, तो ऑक्सिलेट का ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, बस ऐसे ही दिखा रहा हूं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन C2O4 - 2 गिव्स कितना 2CO2 प्लस कितना 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे 5 से, इसको मल्टीप्लाई करा दो किससे 2 से, और देन ऐड कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी, क्लियर हो गया, बात समझ गया। तो ये चीज है, ठीक है। तो रिगार्डिंग द एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन अभी खत्म नहीं हुए, तो मैंने 4 एडिशन रिएक्शन बता दिए। तो ये वाला एडिशन रिएक्शन थोड़ा खास इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं तुमको ऑर्गेनिक में भी मिला होगा, फॉर्मिक एसिड के प्रिपरेशन में CO प्लस NaOH क्या देता है, सोडियम फॉर्मेट देता है, ये एडिशन रिएक्शन है, समझेगा। एंड देन उसके बाद जो है एक और रिएक्शन जो मैंने बताया, दैट CO इज एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। तो CO इज एब्जॉर्ब बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में क्या हो जाएगा, नंबर 5। तो नंबर 5 में क्या हो जाएगा, नंबर 5 में ये जो है हमारे पास अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सोल्यूशन CuCl प्लस CO, तो दिस विल गिव यू ammonical, it will undergo simple addition reaction CuCl.CO, this is in the presence of ammonia, समझे क्या। ammonical cuprous chloride absorbs CO, ammonical cuprous chloride absorbs what, carbon monoxide, because of the formation of this addition product, इस वजह से ये CO को क्या करता है, ये CO को एब्जॉर्ब करता है। CO इज एब्जॉर्ब्ड बाय अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, CO इज एब्जॉर्ब्ड बाय, समझे क्या। तो CO में मैंने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं, तो उसको ध्यान से तुम्हें पढ़ना रहेगा, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान करोगे, ठीक है। तो CO काफी इंपॉर्टेंट है, राइट नाउ। अभी उसके बाद फटाफट से CO2 देख लेते हैं, तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। तो CO2 प्रिपेयर्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन एंड बाय कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, दोनों पढ़ लेना एक बार। देन इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन द लैब बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो मैंने उसमें भी बताया था जब मैं आयनिक पढ़ा रहा था कि कार्बोनेट एनायन, मैंने जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा मैंने बताया था कि कार्बोनेट एनायन प्लस H प्लस पहले देगा क्या HCO3 माइनस, एंड देन फिर से H प्लस डाल दोगे तो क्या दे देगा, ये दे देगा H2CO3, एंड दिस H2CO3 being unstable, this exists as H2O plus CO2, तो कार्बोनेट प्लस 2HCl, गेटिंग ना। तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं, सीधा क्या लिख सकते हैं, सीधा ऐसे लिखा जा सकता है, सीधा वी कैन राइट इट एज व्हाट, कार्बोनेट, कोई सा भी कार्बोनेट ले लो, CaCO3 प्लस क्या 2HCl, तो क्या देगा, ये देगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इस वजह से ये रिएक्शन हुआ है, और ये मैंने ग्रुप 2 में भी पढ़ाया था जब मैं कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन पढ़ा रहा था, ठीक है। सो दिस इज इन द फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस थिंग CO2, लैब प्रिपरेशन,
समझ गया? लैब प्रिपरेशन ऑफ CO2. In the lab, it is conveniently prepared by action of dilute HCl on calcium carbonate. Then on the commercial scale, it is obtained by heating limestone. पता है हमें limestone क्या होता है? CaCO3 को हीट कर दिया तो क्या आ गया? CaO आ गया प्लस CO2 आ गया. Then it is a colorless and odorless gas. Low solubility in water makes it of immense biochemical and geochemical importance. CO2 भी कैसा है? कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 मगर हमें ना ही दिखता है ना ही हमें उससे कोई स्मेल आती है. ठीक है? विद वाटर इट फॉर्म्स व्हाट? कार्बोनिक एसिड व्हिच इज अ वीक डाइबेसिक एसिड एंड डिसोसिएट्स इन 2 स्टेप्स. ये नहीं बता रहा हूं, पढ़ा चुका हूं. देन उसके बाद H2CO3 एंड HCO3 माइनस इज अ बफर सिस्टम प्रेजेंट इन द ब्लड. मैंने पढ़ाया है आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया है मैंने. HCO3 माइनस एंड H2CO3 क्या बफर होता है, समझे क्या? एंड दिस बफर इज प्रेजेंट इन द ब्लड और इसका pH किसके बीच में होता है? 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद करना है, 7.26 से 7.42 के बीच में होता है. ठीक है? एंड बिकॉज CO2 इज एसिडिक इन नेचर इट कंबाइंस विद अल्कलीज टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट. इसमें कुछ नया नहीं है. ठीक है? सिंपल सी चीज है ये. राइट. देन उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉर्मली प्रेजेंट. अब ये सब जो भी बचा हुआ है, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूं. ठीक है? अभी नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी सिलिकॉन के कंपाउंड्स हो जाएंगे, फिर ये टॉपिक जो है ओवर हो जाएगा.